गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कैरियर शेपर। मैं सुभाष पोद्दार आप लोगों के लिए राज्य व्यवस्था पर 25 क्वेश्चन का सेट लेकर फिर से हाजिर हुआ हूँ। इसे कृपया ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार और इंडियन काउंसिल जैसे शब्द पहली बार सामने आए, ये कब सामने आए? ऑप्शन पे जाएंगे 1833 का चार्टर अधिनियम से, 1853 का चार्टर अधिनियम से, 1861 का इंडियन काउंसिल अधिनियम से, 1892 का इंडियन काउंसिल अधिनियम से, एक से अधिक या कोई नहीं। तो जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग प्रोसेस से संबंधित चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारे अधिनियम आपको पढ़ना पड़ेगा। चार्टर एक्ट है, काउंसिल एक्ट है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये सब का अध्ययन करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में केंद्रीय विधानमंडल की पहली धुंधली सी शुरुआत हुई। ये धुंधली सी का क्या अर्थ है? धुंधली सी का मतलब है कि थोड़ा ही सही, लेकिन इसकी शुरुआत की गई, हल्की शुरुआत की गई, फिर आगे इसको और परिवर्धित किया गया, लेकिन यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो ऑप्शन देखें 1833 का चार्टर अधिनियम से, 1853 का चार्टर अधिनियम से, 1861 का इंडियन काउंसिल अधिनियम से, 1892 का इंडियन काउंसिल अधिनियम से। तो ये काम 1833 में ही शुरू हो चुका था चार्टर एक्ट के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चार्टर का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग आज्ञा पत्र होता है, ये चीज़ याद रखेंगे, चार्टर किसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम को भारतीय विधानमंडल का प्रमुख घोषणा पत्र कहा गया? अब 1833 से आगे जब काम शुरू हुआ तो बहुत सारे सुधार लाए गए विधानों में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें ऑप्शन देखें 1853 का चार्टर अधिनियम, 1861 का इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1892 का इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1909 का इंडियन काउंसिल अधिनियम। तो भारतीय विधानमंडल का प्रमुख घोषणा पत्र कहा गया था 1861 का भारत परिषद अधिनियम को, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत में विधायी, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में विधायी अधिकारों के अंतरण की प्रणाली का उद्घाटन हुआ। तो ये भी पिछले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ ही है क्वेश्चन। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपको 1861। ऑप्शन देखें चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, 1861 भारत परिषद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 5, काउंसिल में सुधार से ही अन्य सब व्यवस्थाओं में सुधार हो सकता है, ऐसा विचार था। तो इस तरह का विचार किनका था? मतलब ऐसा जो सोच रहे थे कि काउंसिल में सुधार होगा तभी अन्य सभी व्यवस्थाएं सुधरेंगी। तो ऐसा विचार कांग्रेस का था। ऑप्शन देखें अंग्रेजों का, कांग्रेस का, राजवाड़ों का, जमींदारों का। तो ऑब्वियस आंसर कांग्रेस का।
क्वेश्चन नंबर 6, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में काउंसिल में सुधार की बात कही? काउंसिल में सुधार की बात तो अध्ययन करेंगे तो ये सब छोटी छोटी चीज़ आपको पकड़ में आ जाएगी। तो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन जब हुआ 1889 में मुंबई में, तो एस.एन. बनर्जी ने इस पर फोकस किया कि काउंसिल में सुधार होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 6 का बी। ब्रिटिश सरकार, क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार परिवर्धित परिषदों में प्रतिनिधित्व की बात को मान्यता दी। अब इस तरह का काम किस एक्ट के माध्यम से हुआ कि जिस बात के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रहे थे कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए काउंसिल में, तो उसको लेके ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत डिबेट हुआ। उसके बाद फिर ये एक्ट वगैरह बनाया जाता था। तो ऐसा किस एक्ट के माध्यम से हुआ, वो भी पहली बार? तो ऑप्शन देखें, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इस तरह का काम 1892 में हुआ, जो भारत परिषद अधिनियम लाया गया था। इस तरह से इसका आंसर हम भी करेंगे 1892। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, मॉर्ले मिंटो सुधार प्रस्ताव आए। बहुत ही मॉर्ले मिंटो से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं और ये वेल नोन है किसी भी स्टूडेंट के लिए मॉर्ले मिंटो। तो इसका प्रस्ताव कब आया, इस पर क्वेश्चन है। ऑप्शन देखें, 1907, 1908, 1909, 1910। तो ये जब 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, तो उसके पहले प्रस्ताव आया। उसी प्रस्ताव को फिर दस्तावेजीकरण करके ऑफिशियली उसको एक्ट के रूप में लाया गया 1909 में, लेकिन उसका प्रस्ताव आया 1 ईयर बिफोर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1908 में। क्वेश्चन नंबर 9, यह घृणित द्विराष्ट्र सिद्धांत की प्रथम अभिव्यक्ति थी जिससे अंत में देश का विभाजन हुआ। सरदार पाणिकर ने ऐसा किस अधिनियम के बारे में कहा था? यह घृणित द्विराष्ट्र सिद्धांत की प्रथम अभिव्यक्ति थी। तो इस तरह का काम कब होता है? जब सोसाइटी को बांटने की बात की जाती है, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट का व्यवस्था करना कम्युनल बेसिस पर। तो इससे ये डिविजिबल एक्ट है एक तरह से, इस तरह का काम, तो उसी से रिलेटेड है ये। तो सरदार पाणिकर ने ऐसा कहा कि यह घृणित द्विराष्ट्र सिद्धांत की प्रथम अभिव्यक्ति थी जिससे अंत में देश का विभाजन हो गया। तो ऐसा किस एक्ट में परिलक्षित हुआ दिखा? तो ऑप्शन देखें, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो ऑब्वियस है कि 1909 के एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन द कम्युनल बेसिस की बात करके इस तरह का द्विराष्ट्र सिद्धांत को लाया गया था।
जो विभाजनकारी था। तो इस तरह से कुछ लोग गुस्से में भी आए भारत में, जो लीडर वगैरह थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। क्वेश्चन नंबर 10, पृथक अथवा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गई, ऐसा किस अधिनियम में किया गया? पृथक अथवा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति, तो वेल नोन है ये, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था करना कम्युनल बेसिस पर। 1909 होगा। ऑप्शन देखें 1861, 1892, 1909, 1919। तो इसका आंसर 1909 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस एक अधिनियम के तहत एक प्रणाली विकसित की गई जो द्वितंत्र या डायआर्की इसको बोलते हैं के नाम से प्रसिद्ध हुई? अब वो कौन सा एक्ट आया जिसमें एक सिस्टम लाया गया जिससे डायआर्की भारत के, ब्रिटिश भारत के अंदर उसको प्रवेश दिलाया गया, वो सिस्टम लाया गया डायआर्की का। तो ऐसा काम तो 1909 में तो नहीं हुआ, 1919 में हुआ था। ऑप्शन देखें 1892, 1909, 1919, 1935। इसका आंसर आपको 1919 होगा। डायआर्की देखें 1919 मारे, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की बात देखें तो 1909 मारे, ये माइंड में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय विधानमंडल प्रभुसत्ता रहित निकाय था। अब देखिए, भारतीय विधानमंडल हो भी गया था तो जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन था उसके पास पावर कुछ नहीं होता था। वो सिर्फ क्वेश्चन उठा सकते थे, कुछ फोर्सली अपने देश के हित में कुछ करा नहीं पाते थे, तो ये प्रभुसत्ता रहित उसको कहा गया। तो ऑप्शन देखें 1861 के अधिनियम के अधीन, 1892 के अधिनियम के अधीन, 1909 के अधिनियम के अधीन, 1919 के अधिनियम के अधीन। तो ऐसा हुआ था 1919 में ही, उस एक्ट के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन तो दिया गया मगर उसके पास उतना पावर नहीं दिया गया इंडियन रिप्रेजेंटेशन के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, आलोचनात्मक विधानसभा होने से कार्यपालिका को सावधानी और विवेक से काम लेना पड़ता था, ऐसी परिस्थिति किस अधिनियम में परिलक्षित हुई? आलोचनात्मक विधानमंडल, तो धीरे धीरे जब इंडियन रिप्रेजेंटेशन काउंसिल में पहुंचने लगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भी होता था कार्यक्रम, पॉलिसी से रिलेटेड, विधिक हो या फिर कुछ भी हो, पॉलिटिकल हो, तो आलोचना तो होता ही था। और उस आलोचना के भय से जो उस समय का एग्जीक्यूटिव था उसको सावधानी और विवेक से काम लेना पड़ता था। तो इस तरह की परिस्थिति किस अधिनियम में परिलक्षित हुई, ऐसा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखें 1861, 1909, 1919, 1935। तो इस तरह का जो लक्षण दिखाई पड़ रहा था विधानमंडल के अंदर, वो 1919 में ही हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1919। क्वेश्चन नंबर 14, 1919 के सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया।
ये बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, प्रायः लड़कों को पता होता है, फिर भी डाले हैं। तो ऑप्शन देखें, नेहरू, गांधी, तिलक, अंबेडकर। तो इसका ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा तिलक। तिलक नाराज होकर ऐसा बोले थे। क्वेश्चन नंबर 15, यह योजना ब्रिटेन द्वारा पेश किए जाने और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। 1919 के सुधारों पर ऐसा किसने कहा? तो ये भी एक अच्छा स्टेटमेंट है, इस पर क्वेश्चन आ भी सकता है। ब्रिटेन द्वारा पेश किए जाने और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, 1919 का अधिनियम जो आया था। तो इस तरह का स्टेटमेंट कौन दिया? ऑप्शन देखें, तिलक, गांधी, एनी बेसेंट, अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 16, 1918 में कांग्रेस को छोड़ने वाले कुछ नरमपंथियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में नेशनल लिबरेशन फेडरेशन (NLF) नामक एक अलग संगठन बना लिया। इस नरमपंथियों ने 1919 के सुधारों का, तो ऑप्शन देखें, स्वागत किया, उग्र विरोध किया, तटस्थ रहे, आलोचना किया। तो एस.एन. बनर्जी के लीडरशिप में जो संगठन बना था NLF, उसमें कांग्रेस के कुछ क्षुब्ध मॉडरेट लीडर थे। तो क्षुब्ध होकर उन लोगों ने एक अलग संगठन बना लिया एस.एन. बनर्जी की लीडरशिप में, और इन लोगों ने 1919 के सुधारों का स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 17, 1919 के अधिनियम के संवैधानिक सुधार लागू हुए। अब देखिए, ये एक्ट तो आ गया था 1919 का, लेकिन उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बनाए गए थे, जो सुधार लाया गया था, वो इम्प्लीमेंट कब हुआ, लागू कब हुआ? तो ऑप्शन देखें, 1919, 1920, 1921, 1922। तो ये 2 साल बाद इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 1921। क्वेश्चन नंबर 18, सत्य कथन का परीक्षण करें। ऑप्शन देखें, जो विधानमंडल 1921 में बने उनमें INC का प्रतिनिधित्व नहीं था। ऑप्शन बी, वर्ष 1920-21 के निर्वाचनों में NLF ने सक्रिय रूप से भाग लिया। ऑप्शन सी, स्वराज पार्टी की योजना परिषदों में स्थान प्राप्त करने की थी। ऑप्शन डी, 1923 के निर्वाचनों में स्वराज पार्टी केंद्रीय विधानमंडल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर बन गई। तो अगर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस 1920-21 के इलेक्शन का बहिष्कार किया था। तो जो विधानमंडल 1921 में बना आफ्टर इलेक्शन, तो उसमें स्वाभाविक रूप से उनका प्रतिनिधित्व नहीं था। तो ये सही है, ऑप्शन ए। अब 1920-21 के निर्वाचनों में NLF ने सक्रिय रूप से भाग लिया। चूँकि ये लोग क्षुब्ध नरमपंथी थे और अलग संगठन बनाए हुए थे NLF नाम का, तो इन लोगों ने तो स्वागत किया ही था, इसलिए ये लोग निर्वाचन में भाग लिए थे सक्रिय रूप से। तो ये भी सही है। स्वराज पार्टी की योजना परिषदों में स्थान प्राप्त करने की थी, ये भी सही है। स्वराज पार्टी का मानना था कि शत्रु के कैंप में जाकर ही हम अपनी बात को मनवा सकते हैं। तो इसलिए उन लोगों की योजना यही थी, परिषदों में स्थान प्राप्त किया जाए और इसका कांग्रेस
के अधिवेशन में इसकी स्वीकृति भी दी गई थी स्वराज पार्टी को। तो उस समय कांग्रेस तो उसमें भाग नहीं लिया था निर्वाचन में, लेकिन एक तरह से कांग्रेस का विधायी अंग बन चुकी थी स्वराज पार्टी उस समय। तो ये भी सही है, योजना परिषदों में स्थान प्राप्त करने की उनकी चेष्टा थी स्वराज पार्टी की, ये सही है। डी देखें, 1923 के निर्वाचनों में स्वराज पार्टी केंद्रीय विधानमंडल में सबसे बड़ी पार्टी बनी, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट, तो देन आंसर इज ई। क्वेश्चन नंबर 19, अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा के प्रथम गैर सरकारी अध्यक्ष चुने गए। प्रथम गैर सरकारी अध्यक्ष चुने गए। तो ऑप्शन देखें, सर फ्रेडरिक वाइट, विठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये चुने हुए अध्यक्ष थे पहले गैर सरकारी, विठल भाई पटेल। पहले वाले ऑप्शन में देखें सर फ्रेडरिक वाइट, ये इसके पहले मनोनीत किए गए थे अध्यक्ष। तो गैर सरकारी अध्यक्ष चुना हुआ विठल भाई पटेल ही थे, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20, विधानसभा विभाग नामक एक पृथक पूर्ण विभाग बनाया गया। तो इसमें तो डेट थोड़ा याद रखना पड़ेगा, डेट याद रह जाएगा अगर टेक्स्ट पढ़ेंगे तो डेट सीरियली याद रहेगा। तो ऑप्शन देखें, 22 सितंबर 1928, 10 जनवरी 1929, 20 जनवरी 1929, 22 सितंबर 1930। तो ऑप्शन ए 22 सितंबर 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक संकल्प लाया गया था उस समय के काउंसिल में कि असेंबली डिपार्टमेंट एक बनाया जाए। ये जो पहला ऑप्शन है इस समय वही हुआ था, वो एक संकल्प लाए थे और वो संकल्प पास हुआ। फिर एक पृथक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट बनाया गया विधानसभा विभाग नाम का। तो ये काम हुआ 10 जनवरी 1929 को। ऑप्शन बी सही है। स्वराजवादियों के प्रयासों से नेशनल डिमांड संबंधी संकल्प भारी बहुमत से पास हुए। नेशनल डिमांड संबंधी संकल्प स्वराजवादियों के प्रयास से। तो ऑप्शन देखें, 1923, 1924, 1925, 1926। तो ऐसा कब हुआ? तो ऐसा हुआ आपको 1924 में भी और 25 में भी। ये दोनों वर्षों में स्वराजवादियों का ये प्रयास रहा और कुछ नेशनल डिमांड संबंधी संकल्प पेश किया गया जो भारी बहुमत से पास किया गया। तो इसमें आपको बी भी सही है और सी भी सही है, ये और ये सही है, इसलिए इसका आंसर चला जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 22, 1919 के अधिनियम में एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन देखें, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 10 वर्ष पर। तो अगर 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पढ़े होंगे तो उसमें एक व्यवस्था दी गई थी कि प्रत्येक 10 वर्ष के व्यतीत हो जाने पर एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाए। और
और फिर तो वहीं से ये क्वेश्चन उठा, ये क्वेश्चन बना है कि रॉयल कमीशन की नियुक्ति की व्यवस्था की गई तो कितने वर्ष के अंतराल पर, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर डी चला जाएगा, प्रत्येक 10 वर्ष पर। क्वेश्चन नंबर 23, साइमन कमीशन का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ। अब साइमन कमीशन का प्रतिवेदन, साइमन कमीशन तो इंडिया आया और उसका जो भी था प्रपोजल, जो भी था उसको फिर पब्लिश किया गया। तो अब देखिए, साइमन जो रॉयल कमीशन बनाने की बात थी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत जो व्यवस्था दिया गया था कि एक रॉयल कमीशन अपॉइंट हो, तो वो 10 ईयर के अंतराल पर होना चाहिए था, लेकिन 2 वर्ष पहले ही एक रॉयल कमीशन गठित कर दी गई और उसके अध्यक्ष थे साइमन। तो ये काम आपको नवंबर 1927 में हो गया, पहला ऑप्शन जो है। और दूसरा ऑप्शन नवंबर 1928, मई 1930, जून 1930। तो साइमन कमीशन का प्रतिवेदन पब्लिश हुआ था मई 1930 में। क्वेश्चन नंबर 24, संघीय ढांचे की व्यवस्था करना उद्देश्य था। ये भी क्वेश्चन नोन क्वेश्चन है। ऑप्शन देखें, 1892 के अधिनियम का, 1909 के अधिनियम का, 1919 के अधिनियम का, 1935 के अधिनियम का। तो संघीय ढांचा की व्यवस्था देखिए और 1935 को टिक लगाइए। 1935 फेडरल सेटअप के लिए ही जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, 1935 के अधिनियम में उपबंधित नए संविधान को कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्णतया अस्वीकार कर दिया गया। अब देखिए, 1935 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें जो भी प्रोविज़न वगैरह था वो एक नया चीज़ था इंडिया के सामने, इंडियन लीडर के सामने। और कांग्रेस जब उसका अध्ययन किया तो पता चला कि बहुत कुछ तो 1919 के अधिनियम से मिलता जुलता है, और इस तरह से उन लोगों ने अपने अधिवेशन में इसको खारिज कर दिया, ऐसा कहते हुए कि इसमें भारत की जनता के लिए कोई खास प्रबंध नहीं है। तो ऐसा किस अधिवेशन में हुआ। अब ऑप्शन देखिए, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन 1937, हरिपुरा अधिवेशन 1938, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। अब ऐसा काम हुआ था 2 अधिवेशन में, लखनऊ और फैजपुर। जो लखनऊ अधिवेशन 49वां अधिवेशन था और फैजपुर 50वां था। तो इन दोनों अधिवेशनों में 1935 के एक्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। तो इस तरह से आपका ये भी सही है, ए और बी, तो इस तरह से इसका आंसर चला जाएगा ई। तो देखेंगे इस सेट को तो कुछ नया नया क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो उसका अध्ययन कीजिए और लगे रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी में कुछ टर्म है जो कि समझने वाला टर्म है। अगर वहाँ कुछ दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, गुड नाइट, थैंक्स।